नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान के इस बुक का चैप्टर नंबर 9.6 जिसका नाम है भारतीय कृषि। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और जितने भी हमारे ओल्ड एस्पिरेंट इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जल्दी से इस चैप्टर को ओपन करिए अपनी इस बुक में और हमारे साथ करिए इस बुक को हाईलाइट। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ओपन करिए पेज नंबर 315 जहां आपको मिलेगा ये चैप्टर भारतीय कृषि। दोस्तों, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका है पहले हमको ये समझना आवश्यक है। दोस्तों, कृषि की महत्वपूर्णता या फिर इसकी भूमिका अर्थव्यवस्था को समझने के विभिन्न आयाम हैं। पहला आयाम दोस्तों ये है कि राष्ट्रीय आय में आखिरकार जो एग्रीकल्चर है उसका योगदान कितना प्रतिशत है। अगर एग्रीकल्चर का योगदान राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक है तो इसका महत्व अपने आप क्या हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा। जैसे समाज के अंदर किसी व्यक्ति का, ठीक है, भूमिका काफ़ी अधिक होती है तो हम उसकी क्या करते हैं, उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, उसकी हर बातों को हम लोग मानते हैं। हमारे जीवन में, हमारे जीवन के डिसीजन में डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वे में उसके शब्दों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वैसे क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर है, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उससे कुछ वर्ष बाद 1950 से 51 तक साधन लागत पर घरेलू उत्पाद में कृषि व सहायक गतिविधियों का हिस्सा 53.1% था। एक बहुत बड़ा योगदान था एग्रीकल्चर का हमारी राष्ट्रीय आय के ऊपर। अब ये राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसकी गणना कैसे होती है, पिछले वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी। अगर आपने पिछले वीडियो वॉच नहीं करा है, अगर आप तरीके से किसी एक बुक को पूरा करना चाहते हैं तो इस बुक की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट वीडियो देखते समय आपके पास ये बुक्स होनी चाहिए। जो पॉइंट आपको हाईलाइट करवाए जाएंगे उन सभी पॉइंट को आप लोग भी हाईलाइट्स करते रहिएगा हैंड टू हैंड, ठीक है। रिवीजन करोगे बुक में से किसी भी वीडियो को 2 बार से अधिक बार वॉच नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना। रिवीजन सीधे क्या होगा, बुक्स में से होगा। पहले बुक्स को तरीके से हाईलाइट करो, ठीक है, हाईलाइट्स करो, कुछ भी कह सकते हैं इस चीज़ को। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे 1950 से 51 तक तो एग्रीकल्चर में, जो एग्रीकल्चर का राष्ट्रीय आय में योगदान था 53.1%। जैसे जैसे वक्त बीतता गया एग्रीकल्चर का योगदान राष्ट्रीय आय में घटता गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उद्योग की स्थापना बहुत अधिक हो गई, ठीक है। मैक्सिमम जो मेन पावर थी, ठीक है, वो कहाँ मूव कर गई, वो मूव कर गई कहाँ पर, उद्योग के अंदर। अब वर्तमान में ये स्थिति आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में जो स्थिति है एग्रीकल्चर की राष्ट्रीय आय में योगदान की, वो मात्र रह चुकी है 18.3%। क्या? 18.3%। नेक्स्ट पॉइंट है कि आखिरकार रोजगार की दृष्टि से कृषि का क्या महत्व है। अगर यहाँ पे दोस्तों एग्रीकल्चर रोजगार को काफ़ी अधिक बूस्ट करता है तो कॉमन सी बात है रोजगार की दृष्टि से एग्रीकल्चर काफ़ी महत्व है। 1951 में कार्यकारी जनसंख्या का 69.5% एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता था या फिर एग्रीकल्चर में क्या था, कार्यरत था। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है, वर्तमान में स्थिति हो चुकी है मात्र 45.5%। लेकिन दोस्तों वो ये है हाथ टाइट करके, मतलब कि एक किसान लगातार दिन रात काम कर रहा है, मौसम पर आधारित वो अपने लगातार, मतलब कि मौसम अगर ख़राब हो गया तो उसकी सारी मेहनत धराशायी हो जाती है सेकंडों में। लेकिन उसको सपोर्ट सरकारी तरफ से बहुत कम मिलता है। अगर आपको सपोर्ट मिल चुका है, अगर आपके राज्य की सरकार काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है, अगर आप लोग भी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो सच्चाई क्या है, ज़मीन हकीकत क्या है, आप इस वीडियो को पॉज करके अपना एक्सपीरियंस हमको कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे रोजगार, कृषि कृषि में आपको मैक्सिमम जो होती है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड छिपी बेरोजगारी। बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि मौसमी होती है, चक्रीय होती है, संरचनात्मक होती है, छिपी होती है और एक होती है अर्ध बेरोजगारी। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर में, एक छोटे से अगर किसी के पास ज़मीन है तो उसमें उसका परिवार, अगर परिवार में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, पाँचों के पाँचों लोग छोटे से खेती के अंदर कार्य कर रहे हैं। इतनी आवश्यकता है नहीं अगर स्मार्ट काम किया जाए तो, लेकिन फिर भी दिख रहा है कि हाँ भाई, जैसे किसान का बेटा है या किसान के 2 बेटे हैं, दोनों बेटे ही उस छोटे से खेत में लगे पड़े हैं। तो ये क्या होगी वास्तव में, ये हो गई छिपी बेरोजगारी। एक परचून की दुकान है, पूरी फैमिली उसमें घुसी पड़ी है, वाइफ भी, हस्बैंड भी, ठीक है, दोनों बच्चे भी, सामान बेचने में, दुकान छोटी सी है, इतना उससे इनकम हो नहीं पा रही। तो ये क्या हो गया, इनकम इतनी भी नहीं हो पा रही कि परिवार का गुजारा हो सके सामान बेचने से, या फिर खेती करने के बाद, जो खेती हमने करी है उसको बेचने के बाद भी हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा। दिस इज कॉल्ड छिपी बेरोजगारी। एक होती है मौसमी बेरोजगारी, अगर आपको पता है इसके बारे में तो कमेंट जरूर करिएगा। मौसमी बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जो मौसम के आधार पर डिपेंड होती है। जैसे एक बर्फ़ डालने वाला कोई उद्योग है, ठीक है, ठंड के टाइम पे बर्फ़ की आवश्यकता नहीं होती है, आइस की आवश्यकता नहीं होती, तो क्या होता है, वो इंसान उस टाइम पे बेरोजगार बैठता है।
ठीक है। जैसे कि बैंड बाजा बारात की दुकान होती है, ठीक है, जो घोड़ी बुग्गी वगैरह देता है आपको, ठीक है, बारात का जो आइटम देता है, जब बारात के सीज़न है ही नहीं तो वो किसको देगा, तो वो क्या, वो उस कुछ महीने खाली बैठेगा। दिस इज़ कॉल्ड मौसमी बेरोजगारी। बाकी जब ये टॉपिक आएगा तो हम विस्तारपूर्वक डिस्कस करेंगे। तो फाइनली पर ध्यान रखने वर्तमान में एग्रीकल्चर का रोजगार के अंदर जो केवल योगदान है वो मात्र है 45.5%। आगे बात करते हैं बढ़ती जनसंख्या और खाद्यान्न की आपूर्ति। 1951 टू 52 में खाद्यान्न उत्पादन मात्र 50.82 मिलियन टन था। और उसके बाद ये उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। लेकिन फोर्थ पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कृषि। 1960 और 61 में कुल निर्यातों में कृषि का हिस्सा 44.3% था, जो 1980 और 81 में 30.7% हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2014 और 15 के अनुसार 2013 और 14 में 14.17 था। डे बाय ईयर ये क्या हो रहा है, कम पे कम हो रहा है। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है प्रमुख फसलों के बारे में। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल दोस्तों, ये फसल जो होती है जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आखिरकार जो आपकी ये धान होती है ये किस प्रकार की फसल है, खरीफ की फसल है, रबी की फसल है। या आपसे पूछता है कई बार कि जो सोयाबीन है, मूंगफली, ये खरीफ की फसल है या फिर रबी की फसल है। अब जिसको पता होगा वो आंसर भेज सकते हैं, उसको नहीं पता होगा नीट बड़ा सन्नाटा हो जाएगा। तो ध्यान रखना है दोस्तों, खरीफ की फसल ये हमेशा क्या होगी, ये हमेशा जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काटी जाती है। इसमें आपका आता है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, अरहर, मूंग और सोयाबीन और मूंगफली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। खरीफ में दोस्तों एक बार ये पूछा गया था कि कपास किस प्रकार की फसल है। जी हाँ, कपास और तंबाकू बहुत पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे आपको चावल ध्यान रखना है। धान का मतलब क्या होता है, चावल या गेहूँ? कमेंट करके बताइए मुझको। देखते हैं लड्डू क्वेश्चंस का भी आपको आंसर मालूम है कि नहीं मालूम है। वैसे अभी आप घंटे पूरे कर रहे हो वीडियो में बैठे बड़े, और नेसेसरी आप अपनी फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म कर रहे हो, आप फ़ोन का डाटा ख़त्म कर रहे हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चावल जो होता है, बाजरा, ज्वार और ये कपास और तंबाकू, ये सभी क्या है, ये सभी खरीफ की फसल हैं, राइट। और अगर हम बात करेंगे रबी की फसल के बारे में, तो ये अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। और रबी की फसल में आपका गेहूँ आता है, जौ आता है, चना, सरसों, मटर, समथिंग ऐसी चीज़ें आती हैं। सो अब आप मुझे बस केवल लिख के भेजिए सिंपल सा क्वेश्चंस कि जो हमारी फसलों में, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है, जब हम रैपिड फायर रिविजन खेलते हैं ना आपके साथ में लाइव क्लास में, तो गेहूँ का वनस्पतिक नाम क्या होता है? गेहूँ का वनस्पतिक नाम मटर का, मूंगफली का, अंगूर का, टमाटर का, केले का और आम का। लिख के भेजो। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, टेंशन मत दीजिएगा। गेहूँ, टमाटर, मूंगफली, अंगूर, गेहूँ, मटर, मूंगफली, अंगूर, टमाटर, केला और आम। बताइए। ओल्ड स्टूडेंट बिल्कुल कंजूसी ना करें टाइपिंग करने में, ठीक है, वरना लाइव क्लास में आपको मैं धर के सुनाऊंगा आपकी बार। आज क्लास में आऊँगा ना 6 PM, तब ध्यान रखना इस चीज़ का। ये हम्बल वार्निंग नहीं है, हम्बल अच्छी वाली वार्निंग है, समझ जाइए। भेजिए आंसर बॉक्स करिए फटाफट से। जो बच्चे नए हैं वो इस बुक के साइड में इन सभी पॉइंट को लिख लीजिएगा, ठीक है। इन सभी पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। जो आपका गेहूँ होता है उसको बोलते हैं टेटिकम स्पेसिस, मटर को बोलते हैं पाइसम स्टाइगम, मूंगफली को बोलते हैं एराकिस, अंगूर को बोलते हैं विटिस विनिफेरा, टमाटर को बोलते हैं लाइकोपर्सिकम एंड केले को बोलते हैं मुसा सेपियंटम और आम को बोलते हैं मैंजिफेरा इंडिका। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जायद की फसलें। कुछ स्थानों पर मार्च से जून के बीच में जायद की फसल की खेती की जाती है। इसमें आपका क्या आता है, तरबूज। किस प्रकार की फसल है, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपकी जायद की फसलें होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, जायद की फसलें होती हैं। दिस इज कॉल्ड, ये फसलें थोड़े से समय के लिए, चिन्नक से समय के लिए, अल्प समय के लिए ग्रीष्मकालीन फसलें हैं जो रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती हैं। जो बीच में गैप आता है जिसमें किसान खाली रहता है, उसको फिल करने के लिए, उस समय का यूज़ करने के लिए ये जायद की फसलें बोई जाती हैं। कहने का अर्थ हमारा यहाँ पे ये था। अब दोस्तों मुझे एक चीज़ आप सिंपल सेंड करिएगा कि जो ये चावल और गेहूँ हैं, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि चावल की कौन कौन सी किस्में होती हैं, गेहूँ की कौन कौन सी किस्में होती हैं और चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये भी पॉज करिए वीडियो को, कौन सा टैक्स पे करना है आपको पॉज करने में, सोचो। देखिए, चावल की प्रमुख किस्मों में आपसे पूछता है रत्ना किस प्रकार की फसल है, रत्ना एफी किस फसल की किस्म है। तो दोस्तों ये होती है चावल की। आई देखो, रत्ना के अलावा ना ये आई आर जो आपकी 8 होती है, ठीक है, आई आर 5 होती है, ये भी क्या है, ये भी संबंधित है आपकी चावल की किस्मों से। एक होती है जमुना, पद्मा, अन्नपूर्णा, ये सभी क्या है, चावल से संबंधित हैं। और जो गेहूँ में आता है, गेहूँ की किस्म में आपका सोना आता है, ये एग्जाम में पूछा गया एसएससी में कई बार। और उसके बाद जो लेरमा होता है,
ठीक है। लेरमा एक किस्म है किसकी, गेहूं की। फिर आपकी क्या है, हीरा। उसके बाद सेरा, और ये क्या है, सोनालिका। ये सभी क्या है, आपकी गेहूं की किस्म होती है। ये किस्म भी आपको ध्यान रखनी है। सर इतना डाटा हमसे ना हो पाएगा। बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा तो एग्जाम आपसे क्रैक भी नहीं हो पाएगा, ध्यान रखो। कुछ काम हम खोल लो अपना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसे नहीं हो पाएगा भाई, मैंने क्या समझाया था आपको कई बार पिछले वीडियो में। सिंपल 6x4 का एक वाइट बोर्ड लाओ, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, 4x3 का वाइट बोर्ड लाओ, दीवार पे ड्रिल करवा दो, थुकवा दो उसको दीवार पे। दीवार का इतना तो खाली होगा, खड़े होकर के एक एक चीज़ को, वनस्पतिक नाम को, या फिर मतलब कौन सी फसल बोई जाती है, एक एक लाइन को कम से कम 10 बार लिखो, तेज बोल बोल करके। वॉल्यूम आपको कम से कम इतना हाई होना चाहिए कि दूसरे कमरे तक आपकी आवाज़ पहुंच जाए। तो वो क्या होगा, वो मैटर आपका सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि ये कोई मोटिवेशन क्लास है नहीं। टारगेट है कि इस बुक को पूरा करना है तरीके से। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि। दोस्तों पीएम किसान भारत सरकार की 100% निधियन वाली केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है और 1/12/2018 से प्रभावी हुआ था। ये कब आया था, ये आया था योजना 2018 में। ये वर्ष आपसे पूछा गया एसएससी एमटी जैसे एग्जाम में। बाकी जो जो योजनाएं आती हैं आपके स्टेट में, वो लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया में जो भी योजनाएं लॉन्च होती हैं उसकी लिस्ट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देखिए, प्रत्येक 4 महीने के अंतराल में 2,000 रुपये 3 बराबर किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। 4 महीने पूरे हुए, आपको मिला 2,000 रुपये। फिर 8वां महीना आया, आपको मिला 2,000 रुपये। फिर आपका 12वां महीना आ गया, फिर आपको मिल गया 2,000 रुपये। टोटल साल में कितना हो गया, 6,000 रुपीज़। ये फ़ायदा मिलता है। सोचिए साल भर 6,000 रुपये, इतनी भारी भरकम। आखिरकार मतलब कि ये अमाउंट का किसान करता क्या होगा, क्या करेंगे इतनी भारी भरकम धनराशि का, किसानों से पूछिएगा। समझ रहे हैं, कटाक्ष है ये। सोचिए इतनी सी कम अमाउंट में अगर किसी किसान ने अपनी कोई खेती करी है, प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई बारिश पड़ गया, ओला पड़ गया, ठीक है, मौसमी गतिविधि ऐसी आ गई कि बेचारा ना तो अपने खेती को बचा पाया, ना कुछ खाने के लिए बचा, इतना कम अमाउंट। बाकी ठीक है, कभी कभी दुख तो होता है, बाकी हमारे दुख करने से क्या होगा, अभी हमारे हाथ में कुछ भी तो नहीं है। जिसके हाथ में है पता नहीं वो कब करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हरित क्रांति के बारे में। दोस्तों हरित क्रांति शब्द अमेरिकी के डॉक्टर विलियम गॉड की देन था। हरित क्रांति का, इस शब्द का जो ओरिजिन हुआ था किसके द्वारा हुआ था, ये हुआ था डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा। लेकिन पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है, तो आप बोलोगे नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक, इनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। बट अगर आपसे पूछेगा इंडिया में हरित क्रांति का सूत्रधार किसे माना जाता है, तो आप बोलोगे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इंडिया में एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द का ओरिजिन किसने किया था, डॉक्टर विलियम गॉड ने। ये तीनों पर्सनैलिटी ध्यान रखनी है। और दोस्तों स्टेट पीसीएस एग्जाम में, यूपीपीएससी जैसे एग्जाम में, एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करता है। ABCD तीनों ऑप्शंस में, चारों ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस इन नाम के होते हैं। बच्चा यहीं पे कंफ्यूज, जिसने डीप स्टडी करी होगी पूछता कुछ है, बच्चे बताते कुछ है। हरित क्रांति शब्द की उत्पत्ति किस वैज्ञानिक की देन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बच्चों ने खटाखट खटाखट खड़ा स्पीड से आंखें बंद करके बस केवल लगाया क्लिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग पर। जब घर में आए, ओ माय गॉड, अब पछतावा बहुत किया, जब चिड़िया चुग गई खेत, ढंग से क्वेश्चन पढ़ा नहीं है आपने। तो तीनों शब्दों का ध्यान से ध्यान रखिएगा, किसकी देन में कौन सा आप पर्सनैलिटी क्या है जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि श्वेत क्रांति क्या होती है। ऑपरेशन फ्लड इसका अन्य नाम है। तो भारत में ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति का जनक किसे बोला जाता है, तो बोला जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1964 में। 65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। मोस्ट टाइम पे है कि ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया, तो आप बोलोगे 1970 में। अब इससे संबंधित कुछ डिपार्टमेंट स्टार्ट हुए, जैसे कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये कब स्थापित हुआ था, 1965 में एसएससी CHSL में। और आपका UPSSC जो चकबंदी लेखपाल का एग्जाम था वहाँ पूछा गया ये क्वेश्चंस, और यही सेम क्वेश्चंस आपका RO ARO के एग्जाम में पूछा गया। चाहो तो क्रॉस चेक कर लीजिएगा, पढ़िएगा बाद में, पहले क्रॉस चेक कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में। अब यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार आपके रेट, आपके स्टेट में जो दूध का रेट है वो क्या चल रहा है। अगर आपके एरिया में, ठीक है, मदर डेयरी है, तो एक टोकन की वैल्यू क्या है आपके स्टेट में, क्या पूरे वर्ल्ड में एक टोकन की वैल्यू इक्वल होती है,
ये आप मुझे कमेंट करिएगा। और एक टोकन में कितना किलो दूध आता है? आपने मशीन में एक टोकन डाला तो दूध आधा किलो आएगा या फिर 1 किलो? देखते हैं आप कितने जागरूक नागरिक हैं, कितने आप एक्टिव माइंड के साथ में धरती पे रह रहे हैं। कुछ बेसिक जानकारी तो को पता होनी चाहिए। जल्दी से कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करिए। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट है हमारा कृषि कीमत, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब ये कौन सी चिड़िया का नाम है बच्चे? ये वो चिड़िया का नाम है जिसने भारत के अंदर सबसे लंबा आंदोलन दिया था। समझ रहे हैं? ये कोई चिड़िया का नाम नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। यह वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसान के फसलों को खरीदती है। अगर आप सरकार हैं, किसान ने कोई अगर माल बना दिया है, कोई खेती करी है, उसकी कटाई कर दी है, बोरी में वो फसल रख दी है, बोरियां आपकी तैयार है बिकने के लिए, तो सरकार एक अमाउंट डिसाइड करती है कि मैं इस अमाउंट पर आपका ये जो आपकी जो फसल है, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का वगैरह जो भी है, ये मैं लूँगा। इसे बोलते हैं एमएसपी। और यहाँ पे अभी हाल ही में याद होगा कि किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, किसान आंदोलन जो पूरा दिल्ली का बॉर्डर पूरा सील हो गया था। उसके बाद में ठंड में, गर्मी में उन्होंने पूरे आंदोलन को एक सही साकार रूप दिया और सबसे लंबा आंदोलन वही था। क्या आपको उस आंदोलन के बारे में पता है? तो आप मुझे बस सिंपल ये सेंड करिए वो आंदोलन किस वर्ष, किस मंथ शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ था। दोस्तों ये 1966 से लेकर 67 में पहली बार गेहूं के लिए लागू किया गया था। पहली बार जो एमएसपी आया था, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आया था, वो आया था केवल गेहूं के लिए। बट कृषि लागत एवं मूल्य आयोग वर्ष में 2 बार खरीफ एवं रबी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करती है। कब करती है? वर्ष में 2 बार। कौन सा आयोग करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये करता है डिसाइड वर्ष में 2 बार। ये केवल इम्प्लीमेंट होगा खरीफ की फसलों के लिए और रबी की फसलों के लिए। अभी हाल ही में एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे ये पूछा गया था कि आखिरकार वर्तमान में सरकार कुल कितनी फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? नील बड़ा सन्नाटा। मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाए थे। और एक बार यही सेम क्वेश्चंस आई थिंक सो बीपीएससी का एग्जाम 2021 या 22 में पूछा गया था क्वेश्चन से। टोटल 24 फसलों पे ये अनाउंसमेंट होता है। बाकी अदर जो फसलें हैं, जिसको जिस रेट में बेचना है बेच लो, कोई दिक्कत नहीं सरकार को। अब इसके बाद सीधे आप मूव करेंगे यहाँ पर पीडीएस के बारे में। दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये आपको पढ़नी है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1950 में लागू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध कराना है, जो आवश्यक उपभोग की वस्तु हैं। ठीक है, जैसे आपका गेहूँ हो गया, चावल हो गया, राइट, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, कुछ दालें वगैरह हो गई, राइट। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना, भारत सरकार ने 1 जून 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना लागू करी। इस योजना के तहत दोस्तों गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 1 जून 2002 से 35 किलोग्राम राशन प्रति माह प्रति परिवार दिया जाता है। और गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को और अंत्योदय अन्न योजना के अधीन शामिल कुल परिवारों की संख्या 6.50 करोड़ है। दोस्तों क्या आपको पता है कि जैसे कि जो राशन की गाड़ी आती है राशन लेकर के, अगर आपने कभी राशन लिया हो अपने गांव में या फिर अपने एरिया में, राशन वैसे मैक्सिमम लोग लेते हैं, तो उसकी गाड़ी के आगे ना पीडीएस लिखा होता है। पीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए, देखते हैं। सर्च मारी गूगल पे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं, सर्च मारोगे, पढ़ोगे, आपको ये चीज़ हमेशा क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। पीडीएस की फुल फॉर्म एक्चुअली एक बार एमटीएस के एग्जाम पूछी गई थी, एसएससी एमटीएस में, तो होना चाहिए पता। दोस्तों क्या पता है आपको? पता है मैक्सिमम सिटी में क्या होते हैं, जो लोग होते हैं वो गेहूँ चावल ले तो लेते हैं कि चावल वहाँ के खाने लगते हैं, बहुत मोटे मोटे चावल होते हैं, ढंग से खाया नहीं जाता लोगों से, तो लोग चावल ब्लैक करते हैं, चावल बेचे जाते हैं। सोचिए, हाँ चावल की वो अलग बात है कि इडली काफ़ी अच्छी बनती है, बट चावल एक्चुअली अगर खाते हैं कुछ लोगों को पेट में पेन स्टार्ट हो जाता है, तो वो अलग अलग बॉडी का हिसाब होता है। जो लोग बाय बर्थ खा रहे हैं चावल राशन के, तो वो तो खा सकते हैं, लेकिन जो लोग बिल्कुल अच्छे चावल खाते हैं, स्टार्टिंग में महंगे चावल खाते हैं, बासमती चावल खाते हैं, तो वो अचानक से अगर डाउन चावल खाते हैं ना, कहीं ना कहीं उनकी जो लीवर होता है वो उनका कंपैटिबल नहीं हो पाता उस चावल के। बाकी तो खैर वक्त का खेल है। अगर हम दोस्तों बात करेंगे अल्पावधि ऋण, क्या हुआ कि ऋण भी कि ये ऋण के बारे में क्या पढ़ूंगा इसमें, हाँ कृषि ऋण। भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 प्रकार के ऋण सरकार देती है। एक होता है अल्पावधि ऋण, ठीक है, एक होता है मध्यावधि ऋण और एक होता है दीर्घावधि ऋण। अल्पावधि 15 महीने से कम की होती है, मध्यम 15 महीने से 5 साल तक की होती है, दीर्घावधि ऋण
5 साल से अधिक अवधि के लिए होती है। अब दोस्तों एक था आपका केसीसी, दिस इज कॉल्ड किसान क्रेडिट कार्ड योजना। शुरुआत कब हुई थी, बस आपको ध्यान रखना 1998 में हुई थी, ठीक है, 1998 में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य था कि किसानों को संगठित बैंकिंग प्रणाली से लचीले एवं कम खर्चीले तरीके से पर्याप्त और समय अनुसार ऋण उपलब्ध कराना इसका मेन मोटो था। आगे बात करते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। खाद्य मूल्य नीति समिति 1964 की सिफारिश पर कृषि मूल्य आयोग 1965 में स्थापित किया गया। 1985 में इसका नाम बदल करके कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP रखा गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय दोस्तों स्थित है आपका दिल्ली के अंदर। सीधे एग्जाम आपसे पूछता है कि आखिरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका क्या, दिल्ली के अंदर। बना कब था, स्थापना कब हुई थी CACP की, तो ये हुई थी 1985 में। अब बात करते हैं कृषि विपणन, दिस इज कॉल्ड ट्राइफाइड, ठीक है, या फिर ट्राइफेड। भारत सरकार ने 1987 में भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड की स्थापना करी थी। अब इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, कोई भी अगर आयोग की स्थापना होगी तो चिड़िया उड़ी खेलने के लिए तो होगी नहीं, ठीक है, लूडो खेलने के लिए तो होगी नहीं, कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय लोगों को स्थानीय व्यापारियों के शोषण से बचाना तथा उनके लघु वन उत्पादों के लिए उपयुक्त मेहनताना प्रदान करना, इसका उद्देश्य ये था। सिंपल इसकी स्थापना और थोड़ा बहुत उद्देश्य पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं सहकारी बैंक। भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 प्रकार पर होता है। क्या होता है, 3 प्रकार से होता है। पहला है राज्य सहकारी बैंक, ये राज्य में शीर्ष संस्था होती है। सेकंड पॉइंट, केंद्रीय एवं जिला सहकारी बैंक, ये जिला स्तर पर होती है। और थर्ड है आपका प्राथमिक ऋण समितियां, यह ग्राम स्तर पर होती हैं। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1975 में हुई थी। किसकी सिफारिश पर हुई थी, M नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। अगला आपका है नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अब इंग्लिश में नाबार्ड की स्थापना कब होती है, नहीं फुल फॉर्म क्या होती है, ये आप मुझे कमेंट करिए। कर लीजिए वीडियो को पॉज, कौन सा डेस्क पे करना पड़ रहा है आपको, है ना। नाबार्ड बताओ भाई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना कभी थी इसकी, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी, शिव रमन सिंह समिति की अनुशंसा पर इसकी स्थापना हुई थी। एग्जाम में पूछता है समिति का नाम, ध्यान रखिएगा। नरसिम्हन किससे संबंधित है और ये शिव रमन सिंह समिति किससे संबंधित है। आगे बात करते हैं उर्वरकों का उपयोग। दोस्तों कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार उर्वरक जिसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश जिसे बोलते हैं NPK का संतुलन भारत के लिए ये अनुपात अन्य फसलों के लिए कितना दिया गया है। मोस्ट टाइम पी और मोस्ट टाइम पी की माला जब जितनी करो उतनी कम, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 4 रेशियो मतलब 4:2:1 किसके लिए, केवल अन्न के लिए। जो दलहनी फसलें होती हैं उनके लिए अलग है, 1:2:1 माना जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। आगे बात करते हैं उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में चीन एवं अमेरिका के बाद तीसरा स्थान है उर्वरक उत्पादन में। बट भारत में उर्वरक की खपत में पंजाब प्रथम स्थान पे है और सेकंड स्थान किसका है, आंध्र प्रदेश का। दैट मीन्स कि पंजाब में सबसे अधिक खेती होती है, या फिर पंजाब की ज़मीन को, पंजाब की मिट्टी को उर्वरक की आवश्यकता सबसे अधिक हो सकती है, ये भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है कि आखिरकार पंजाब में जो 5 नदियाँ बहती हैं उनका योगदान हमारे इतिहास में वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या है, कमेंट करिए। और वर्तमान में दोस्तों पंजाब के अंदर कौन सी सरकार है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बताइए। देखते हैं आप कितना एक्टिव है, रिवीजन करिए। और आम आदमी पार्टी अगर है या फिर बीजेपी अगर है पंजाब के अंदर, तो क्या वहाँ पे बिजली मुफ्त मिलती है, मिलती है तो कितना यूनिट मिलती है, ये आप बताइए। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा ना तो आपको याद होगा, अटेंशन होगा इस वीडियो के प्रति, तो आपको ये चीज़ याद होगी। अगर ध्यान कुछ और होगा, जहाज़ कुछ और चल रहे हैं माइंड में, फालतू विचारों के, तो अलग बात है। बाकी हम इसमें ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, टिकट टिप्पणी करेंगे नहीं। भारत को यूरिया की आपूर्ति करने वाला देशों में जो ओमान है शीर्ष स्थान पर है। हमारे भारत में यूरिया का इम्पोर्ट होता है, ठीक है, इंपोर्ट होता है, और ये आपका ओमान क्या है, टॉप स्थान पे है। अच्छा, एग्रीकल्चर हमने बहुत सारी बात कर ली, किसान बहुत सारी बात कर ली। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, कमेंट करिए। सर कितने कमेंट करवाओगे, क्या होगा, घिस जाओगे क्या रिवीजन करने से, नहीं ना, तो फिर करो रिवीजन। नहीं मालूम होगा तो कोई बात नहीं, बताऊंगा मैं आपको। कैचुआ इसका आंसर था, कैचुआ।
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1985 से चली आ रही व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर 1999 और 2000 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के समय बीमा संरक्षण प्रदान करना था। इसमें खाद्यान्न फसलों के अलावा नकदी फसल भी शामिल थी। इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL के द्वारा किया जा रहा है और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। कब हुई थी? 2002 में। उसके बाद मूव करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ये कब आया था? इसकी स्थापना हुई थी 2007 टू लेकर के 8 के बीच में, 2007 टू 2008। सीधे मूव करते हैं, यहाँ आते हैं थोड़ा सा WTO के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि विश्व व्यापार संगठन की कृषि छूट की पेटियाँ क्या क्या हैं। एग्जाम में खैर नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी थोड़ा पढ़ लीजिए पॉज करके। हम आते हैं यहाँ पर कि कृषि उत्पाद बोर्ड, रबर बोर्ड कहाँ पे स्थित है? कोट्टयम में। तंबाकू बोर्ड कहाँ पर है? गुंटूर में। मसाला बोर्ड कोची में। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कलकत्ता में। देखिए इम्पोर्टेंट सभी है, ठीक है। वनडे एग्जाम के लिए यही पॉइंट बस के आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। कॉफ़ी बोर्ड नहीं पूछा गया किसी भी वनडे एग्जाम में। बट पता नहीं दोस्तों, कहते हैं ना कि ये जो एग्ज़ाम होता है जंगल के समान होता है। शिकार किसी खरगोश का करना है तो कम से कम हथियार टाइगर के ले गए, चलो ना जाने कब किससे कहाँ मुलाकात हो जाए। लड्डू सिर्फ तैयारी करके गए, जलासी तैयारी करके गए, एग्जाम में बैठ गए तो क्या करो, मुँह की खा के आओगे। अगर टफ क्वेश्चन पूछ लिया या फिर आपके सामने टाइगर आ गया जंगल में तो क्या बोलोगे? एक्सक्यूज़ मी, हम तो खरगोश का शिकार करने आए थे, भैया थोड़ा साइड हो जाओ, हम पे हथियार ही नहीं, चेक कर लो उनको। वो मान जाएगा नहीं ना? तो फिर थोड़ा सा तैयारी का लेवल हाई रखिएगा, सभी याद कर लीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 10 सितंबर 2013 को इस अधिनियम को स्वीकृति दी थी। ये वाला क्वेश्चन आपका RO समीक्षा अधिकारी जो एग्जाम था वहाँ पूछा गया था। आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उद्योग को, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आया जम के डिसलाइक मारिए। और डिसलाइक करने वाले स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा। आई थिंक आपको सब कुछ पहले से आता होगा तभी आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया, या फिर हो सकता है कि आप लोग तैयारी नहीं करते कॉम्पिटिशन एग्जाम की, बस टहलते घूमते फिरते मॉर्निंग वॉक करते हुए इस वीडियो पर आ गए वहाँ गलती से, ये भी हो सकता है। तो फिलहाल जो स्टूडेंट सीरियस हैं वो इस बुक को मार्केट से जाके बाय करिए, या फिर आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से बाय कर सकते हैं। और लेकिन बाय बुक तभी करिएगा जब सच में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तरीके से, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। धन्यवाद, बाय।